चलिए दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे कि सारे जो भी हमारे वायरलेस गेयर्स है उसको फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में हम कैसे लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग स्कैनिंग करेंगे और वहाँ से ही हमें फ्रीक्वेंसी बेस्ट कंपेटेबल फ्रीक्वेंसी मिलेंगी और तभी हम उसको रिसीवर पे चढ़ा सकते हैं और उसके बाद सिंक करके उसको ट्रांसमीटर पे वही वही सेम रिसीवर की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर पे चढ़ाएंगे। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फिर से इन्वेंट्री ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं आज फिर से वही G57 बैंडविड्थ लूँगा और मैं इतने ही फ़िलहाल इतने ही लूँगा, क्योंकि एकदम इजी हो जाएगा समझने में। तो अभी हमने ये पूरा ले लिया, इन्वेंटरी यहाँ पे ले लिया। अभी तो ये ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन होता तो ऑनलाइन में यहाँ पे सब कुछ दिखा देता है बहुत सारा। जैसे ही मैंने आपको जो मेरा सेकंड वीडियो अबाउट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो वो अगर आप वीडियो देखोगे उसके बाद आप जैसे ही कनेक्ट करोगे रिसीवर अपने रिसीवर्स के साथ, तो आपको डेफिनेटली ऐसे ही सेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेटवर्क ऑन करके दिखाएगा और सारे ऑनलाइन डिवाइसेस इधर आ जाएंगे। बट सिंस अभी हमारे पास कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो मैं इसीलिए ऐसे आपको ऑफलाइन डिवाइसेस दे के दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर अभी हम फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन टैब में जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने सारा इन्वेंट्री तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम उसको स्कैन करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन इसीलिए अवेल नहीं होगा बिकॉज अभी हम लोग ऑफलाइन मोड पे। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी एक रिसीवर, स्कैनिंग का एक बेसिक रूल है कि आपको सारे रिसीवर में जाके स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही रिसीवर में स्कैन करोगे तो वो सब में ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास गीगा गीगा स्विचेस रहते हैं। तो अभी सब कुछ सारे आपके जो रिसीवर्स है वो कैट 5 केबल के थ्रू आपके गीगा स्विच में सब कनेक्टेड है, इसलिए सब इंटरनली कनेक्टेड है। तो इसीलिए आप जब एक रिसीवर में करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप से कैट 5 जा रहा है, वो एक पोर्ट में जा रहा है गीगा स्विच के, और बाकी सारे इंडिविजुअल जो पोर्ट्स है वो रिसीवर में कनेक्ट हो रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आप जब भी स्कैन करोगे एक रिसीवर को लेके, तो वो ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगा, सारी फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर लेगा, ठीक है। और वो सेम चीज़ है जो ऑटोमेटिक रेंज में है, यू नो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक है और रिसीवर में भी ऑटोमेटिक है, तो वो भी हेल्प करता है ये चीज़ करने में। एनीवेज, तो अभी हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बटन, हमें ये जो विंडो है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद स्कैन करना पड़ेगा, और ये स्वीप पूरा स्कैन एक स्वीप करेगा, ठीक है। एक एक इसमें दो ऑप्शन होता है, एक वन स्वीप होता है और एक कंटिन्यूस होता है। वन स्वीप मतलब वो पूरा यहाँ से लेके पूरा स्पेक्ट्रम, जो भी बैंडविड्थ का स्पेक्ट्रम है, जैसे 460 से लेके 600 का जो बैंडविड्थ रेंज है, तो वो पूरा वन स्वीप मतलब वो पूरा 460 से लेके 600 तक पूरा स्कैन करेगा और उसमें बताएगा कि बेस्ट फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, बेस्ट कंपेटेबल फ्रीक्वेंसीज बताएगी कि कौन से कितने अच्छे फ्रीक्वेंसीज हमें मिले हैं। एनीवेज, तो हमने ये पूरा पहले उसको स्कैन किया और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीक्वेंसीज आपको जो स्कैन डेटा है वो इधर पूरा आपको दिख जाएगा। बट अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ बिकॉज सारे एज यू नो ऑफलाइन डिवाइसेस है, तो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि प्रोसीजर कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने स्कैन कर दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे ये तीन टैब है, ऐड फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम एंड कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो हम ऐड फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे एंड सिलेक्ट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द इन्वेंट्री। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी तीन ऑप्शंस दिया है, ऑल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इन्वेंट्री, ऑल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इन्वेंट्री एंड कंपेटेबल फ्रीक्वेंसी लिस्ट, और मैनुअल सिलेक्ट। तो आप मैनुअल सिलेक्ट भी कर सकते हो। आप ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके ओके करोगे तो ये इन्वेंट्री में आ जाएगा, बट हमें ऐसा करना नहीं है, हमें सारी फ्रीक्वेंसीज, हमें सब कुछ लेने का है, तो हम मैनुअली क्यों जाएंगे। तो ऑल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द इन्वेंट्री करेंगे तो सारी मेरी फ्रीक्वेंसीज अब इधर आ जाएगी। अब मेरे को इसको क्या करना है, अब मेरे को इसको ये सिलेक्ट करके एनालाइज करना है। तो अब तो ये कुछ बताएगा नहीं बिकॉज ये सारे ऑनलाइन है नहीं। तो यहाँ पे वो कंपेटेबिलिटी का लिस्ट देगा, ठीक है। आपको कौन से फ्रीक्वेंसीज कंपेटेबल है, कौन से नहीं है, कौन से इंटरफेरेंस कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, वो पूरा आपको बताएगा। और फिर उसके बाद जैसे ये डेटा बताएगा, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वो सारे ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसीज भी बताएगा। अभी ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसीज कैसे बताएगा मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक का ऑप्शंस चूज़ किया है।
तो अभी ये मेरे को अभी मेरे को इतने उसने प्राइमरी फ्रीक्वेंसीज तो 6 के 6 बदल दिए, ठीक है। उसके बाद एडिशनल फ्रीक्वेंसीज भी दिया है, बट अब मेरे को इतने एडिशनल फ्रीक्वेंसीज बहुत हो गया। मेरे 6 रिसीवर है, 6 रिसीवर के लिए मेरे को इतना सारे एडिशनल फ्रीक्वेंसीज बहुत हो गए, ठीक है। तो मैं स्टॉप कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं असाइन एंड डिप्लॉय करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ किया, मैं ऑटो असाइन कर दूंगा, ऑटो असाइन ऑप्शन में चूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ट, ये रेटिंग के हिसाब से अभी सब में 3 3 रेटिंग्स है। एक्चुअली अभी स्कैन डेटा आया नहीं है, स्कैन डेटा है नहीं, ये सारे ऑफलाइन है, तो इसीलिए वो सब में 3 दे रहा है। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। जब आप स्कैन करोगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी के कुछ फ्रीक्वेंसी का डीबीएम, मतलब आपका जो जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का रेंज रहता है, तो वो डीबीएम कम होता है। जो कैरियर फ्रीक्वेंसी रहता है वो कम रहता है, कम होता है किस किस कैरियर में। जैसे कि अगर 470 है तो 470 में 3 देगा, क्योंकि उसका जो डीबीएम है, जो कैरियर है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, वो अच्छा है। बट किसी में भी वो जो डीबीएम है वो रेंज थोड़ा कम हो जाएगा भी, वहाँ पे मे बी पॉसिबल कि आरएफ पोल्यूशन रहेगा, नॉइस रहेगा, तो इसलिए वो रेटिंग कम होगा। तो जो कैरियर जैसे कि 474.750, उसको कैरियर फ्रीक्वेंसी बोलती है, ठीक है। तो अगर वहाँ वो कैरियर फ्रीक्वेंसी में कुछ आरएफ नॉइज़ रहेगा तो उसमें वो डीबीएम कम हो जाएगा और यहाँ पे स्टार रेटिंग भी कम हो जाएगा। बेसिकली जितना अच्छा स्टार रेटिंग उतना अच्छा आपका फ्रीक्वेंसी है कंपेटेबल है। तो ये कहना चाहता है। तो आपको ऑटो असाइन कर देने का और उसके बाद डिप्लाई टू इन्वेंट्री। तो जैसे आप डिप्लाई टू इन्वेंट्री करोगे तो आपका सारे जो भी वर्क बेंच में आपने जो भी सारे फ्रीक्वेंसी स्कैन हुए वो सारे आपके रिसीवर में चले जाएंगे। अब मैं इसमें और एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये ऑप्शंस में जाके आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट बैकअप फ्रीक्वेंसी, तब जाके ये बैकअप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगा। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ और मैं इसको अप्लाई करके बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर से कैलकुलेट करूँगा, तो देखिए अब ये बैकअप फ्रीक्वेंसी इसमें से निकल गई। अब आपको नहीं आएगा। अभी अगर आपको फिर से बैकअप फ्रीक्वेंसी डालनी है तो आप यहाँ जाके उसको ऑटोमेटिक बैकअप फ्रीक्वेंसी करके अप्लाई करोगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ आपको यहाँ पे बैकअप फ्रीक्वेंसीज़ प्राइमरी फ्रीक्वेंसीज़ के साथ आपको ऑटोमेटिक बैकअप फ्रीक्वेंसीज़ भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ये देखिए, ये आपके प्राइमरी फ्रीक्वेंसीज़ है और ये आपको ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी है। अब ये मैं स्टॉप कैलकुलेशन कर दूंगा। इसका दूसरा एक और तरीका भी है करने का, जैसे कि मैं यहाँ पे जाके मूव टू बैकअप फ्रीक्वेंसीज, मैं यहाँ पे जाके एडिशनल बैकअप फ्रीक्वेंसीज भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ गया, ठीक है, तो और तो मैं उसको यहाँ जाके भी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर सकता हूँ। एंड मैं यहाँ से भी जाके, मैं अगर एक पर्टिकुलर ये सिलेक्ट किया, ठीक है, तो मैं यहाँ से भी जाके बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, अब ये कुछ बताएगा नहीं बिकॉज ये अभी सारे ऑफलाइन है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं यहाँ से भी जाके मैं बैकअप फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअली ले सकता हूँ। सो फिलहाल आज के लिए हम लोग ये वीडियो में इतना ही देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए। कम्युनिटी बड़ा बनाइए, जितने भी हमारे फेलो स्टेज टेक्नीशियंस है जिसको प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में समझने में, मैंने एकदम बहुत आपको बेसिकली सब कुछ समझाया है कि ये कैसे करते हैं और एकदम इजी हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप जितना सब्सक्राइब करोगे, पेज को लाइक करोगे, मैं उतने सारे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।